जो भी बाद में ज्वाइन करें, और तरीका ये होता है कि आप लोग खुद से म्यूट कर लें खुद को, क्योंकि फिर वो ड्यूरिंग द लेक्चर उनको बीच में आके म्यूट करना ठीक नहीं होता है। कोई बात ऐसी लगी कि जैसे आवाज नहीं आ रही है या ब्लैकआउट हो गया है या डिस्कनेक्ट हो गया, तो इस कंडीशन में आप लोग स्लाइड भी नहीं दिख रहे, तो आप लोग बीच में अपने आप को अनम्यूट करके बात बता सकते हैं। स्लाइड दिख रही है आप लोग को? एक बता देगा। यस सर। ओके, आज हम लोग ब्लाइंडनेस को लेके बात करेंगे। इसको लेके जो प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस, इस पे बात करेंगे। जो हवा से हमसा जाहिरा है, मतलब कि जो एक्सटर्नल सेंस है हमारे, उसमें से बहुत इम्पोर्टेंट है ये पावर टू सी, जिसको कहते हैं हम लोग कोते बासरा। कोते बासरा इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज के ज़्यादातर फंक्शनल एबिलिटी इसी की वजह से होती है। वो जो बाय बर्थ ब्लाइंड होते हैं उनको तो खैर एडेप्टेबिलिटी बढ़ जाती है उनकी, ऐसा नहीं कि उनको प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन ड्यूरिंग द एज, मतलब कि आपके प्रोग्रेस के दौरान अगर ये चीज़ डेवलप होती है तो ये बड़ी खतरनाक होती है। इसको लेके, चूँकि ये एक पब्लिक इशू है, तो इसको लेके भी प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इन लाइन विद द इंटरनेशनल प्रोग्राम्स, जिसको we will be having today, we will be discussing today the national program for control of blindness. आवाज जा रही है साफ? ओके। यस सर। नेशनल ब्लाइंडनेस जो ग्लोबल बर्डन है उसको पहले देखेंगे कि एज पर 2010 का जो स्टैटिस्टिक्स है WHO का, उसके हिसाब से देयर आर 285 मिलियन पीपल विजुअली इम्पेयर्ड वर्ल्ड वाइड। जो इसका कॉस्मोपॉलिटन रेंज है 285 मिलियन, 285 इंटू 10 लाख आप कर दें, ये टोटल निकल जाएगा आपको इंडियन कैलकुलेशन में, जिसमें से आउट ऑफ 285 39 मिलियन आर ब्लाइंड, 39 मिलियन आर ब्लाइंड। 10 लाख इंटू 39 को आप कर दीजिएगा तो निकल जाएगा। एंड 246 मिलियन हैव लो विजन, यानी कि वो ब्लाइंड नहीं है पूरी तरह से, लेकिन विजन्स इंपेयरमेंट है कहीं उसको। out of which 82% of people living with blindness are aged 50 and above. So we come to the conclusion that this is the problem of elderly. 82% of them are 50 of age 50 and above. Elderly की प्रॉब्लम ज्यादा है इसमें। बैकग्राउंड सब लोग अपना म्यूट कर लेंगे, दिक्कत होती है, आवाज आती है तो फिर वो रिकॉर्डिंग में भी दिक्कत हो जाती है। ओके, out of that, globally uncorrected refractive errors are the main cause of visual impairment. आप में से कई लोग चश्मा लगा रहे होंगे। रिफ्रैक्टिव दो चीजें होती है आई में, एक डिजीज होती है और एक डिसऑर्डर होती है। जनरली रिफ्रैक्टिव एरर्स जो है ना वो डिसऑर्डर्स में आते हैं, ठीक है। तो मेन कॉज जो विजुअल इम्प्रूवमेंट का आपकी क्या है? रिफ्रैक्टिव एरर्स, जिसमें आप चश्मा लगाते हैं, लेंस से लगाते हैं उसके लिए, और उसमें जो कैटरैक्ट है वो लीडिंग काउज है मिडिल एंड लो इनकम कंट्रीज में। कैटरैक्ट खास के जब आगे भी आप पढ़ेंगे, जो विजन 2020 लॉन्च हुआ था उसमें भी जो दो बड़ी डिजीजेस थी जिस पे ध्यान दिया गया था, उसमें एक कैटरैक्ट था और दूसरे आपको रिफ्रैक्टिव एरर्स थे। तो ये बड़े मेजर प्लेयर्स है, रिफ्रैक्टिव एरर्स एंड कैटरैक्ट। खास के अपने जैसी कंट्री में जहाँ हम लोग मिडिल या लो इनकम कंट्रीज है, इसमें ये बड़ा मसला है। याद रखना है कि 285 मिलियन शमशाद बैकग्राउंड, हाँ 285 मिलियन पीपल आर विजुअली इम्पेयर्ड, बहुत बड़ा आंकड़ा है 285 मिलियन। सब समझ लीजिए 1 मिलियन इज इक्विवेलेंट टू 10 lakhs। 80% of all visual impairment can be prevented या cured। कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि out of which 80% can be managed या prevented। इसलिए जो 2020 विजन लॉन्च हुआ था उसमें यही टारगेट रखा था कि जो अनएवॉइडेबल है, एवॉइडेबल जितनी भी अवॉइड किए जा सकते हैं उन पे ध्यान देना है ज्यादा आप लोग को। द प्रेवलेंस इज हाईएस्ट इन अफ्रीका 1.2%, followed by Asia 0.75% and Latin America 0.5%। ये जो कॉन्टिनेंटल वेरिएशंस हैं वो है इसमें दिया हुआ आपको। नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस वाज लॉन्च इन 1976
and it was 100% centrally sponsored program. There was a program earlier called Trachoma Control Program in 1968. It was started in 1968. That program also incorporated in this ongoing national program for control of blindness. इसी के साथ मिला दिया गया उसको भी Trachoma Control Program जो था उसको merge कर दिया गया इसमें. That was a specific program for trachoma. What was the goal? To reduce the prevalence of blindness from 1.4% to 0.3% by 2000 AD. ये उस वक्त गोल रखा गया था कि 2000 आते आते तक हम इसको घटा के 0.3% कर देंगे. ठीक है, 2006-7 के सर्वे में जो ये आया है हम लोग 1% पे आ चुके हैं, थोड़ा सा और घटा है अब इसको. India was the first country, as per the introductory remark, India was the first country in the world to launch national level blindness control program. बहुत earlier हमने इसको launch किया था. So it shows the ability of the country regarding the eye diseases. किस तरह से हम उसको ले रहे थे, कितने sensitive थे, किस तरह से हमने उसको national level एक program बना के counter करने की कोशिश की. पहले भी बता चुका हूँ मैं कि it was 100% centrally sponsored program. मतलब इसमें जो पैसे लगते थे वो केंद्र सरकार डायरेक्ट इसको देती थी. ठीक है. In 1994-95 program decentralized with formation of district blindness control society in the each districts. Decentralized का मतलब ये सिर्फ नहीं होता है कि आप डिस्ट्रिक्ट पे आपने ला दिया तो अब सब डिस्ट्रिक्ट अपनी मनमानी करेगा. इसका जो अभी कंट्रोल सेंट्रल का ही रहेगा, लेकिन जो वे ऑफ रीचिंग टू द पीपल है, पब्लिक तक पहुंचने का जो अप्रोच है वो चेंज होता है इसमें. इसमें होता क्या है कि जो डिस्ट्रिक्ट सोसाइटी होती है, जो ब्लाइंडनेस कंट्रोल सोसाइटी है, उससे पहले हेल्थ सोसाइटी उसकी स्टेट की होती है, उसी में इसको मर्ज किया गया, उसी को अधीन लाया गया. इसमें क्या होता है कि ये अब इनके अंदर थोड़ी सी और फ्रीडम इनको दी जाएगी, तुरंत एक्शन लेने की कैपेबिलिटी बढ़ाई जाती है इनकी. ठीक है, जो मेन एक्टिविटी होगी वो अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगी. ठीक है, और इसका जो गोल रखा गया वही गोल जो आपने देखा कि इसको 0.3% तक 2020 तक हम पहुंचा देंगे किसी भी तरह से घटा के. So it was the goal kept while starting this program, the National Program for Control of Blindness in 1976. Okay, so it was all about the blindness control programs initiatives. Definition क्या रखा गया? ब्लाइंडनेस की दो तरह से डिफाइन किया गया. एक सिंपल डेफिनेशन जो सबको समझ में आया है, that means inability of a person to count fingers from a distance of 6 मीटर या 20 feet. वो आदमी जो 6 मीटर की दूरी से फिंगर को काउंट नहीं कर पाए वो ब्लाइंड कहलाएंगे. एंड इसकी टेक्निकल डेफिनेशन होती है. टेक्निकल डेफिनेशन आप देखिएगा तो उस टेक्निकल डेफिनेशन में कहा गया कि 6/60, ये आप राइट साइड में देखिएगा स्नेलन्स चार्ट होता है. इसमें देखिएगा डिफरेंट साइज के जो लेटर्स है उसको आपको पढ़ना होता है. अक्सर लिखा हुआ 6/60, 6/12, 6/9. इसका मतलब ये होता है कि जो पहला लाइन होता है वो आपके लिए होती है, और जो लास्ट वाली जो ऑब्लिक नीचे वाला होता है वो होता है नॉर्मल पीपल के लिए. ठीक है, 6/60 का मतलब ये हुआ कि उस लेटर को जो ऊपर जिस लेटर के सामने ये लिखा हुआ है 6 मीटर से आप जो देख सकते हैं उसी लेटर को एक नॉर्मल पर्सन 60 मीटर से देख सकता है. इसी तरह 6/36 का मतलब DNF के सामने लिखा हुआ है कि जिसको आप 6 मीटर से क्लियर देख सकते हैं उसी को एक आदमी 36 मीटर से देख सकता है. इसका मतलब उसका विजन अच्छा है, 36 मीटर से वो साफ देख सकता है. उसी को राइट साइड में फीट में कन्वर्ट कर दिया गया है तो कोई मैटर नहीं करता है. तो इसी तरह से विजन देखा जाता है स्नेल चार्ट पे. पहला जो होता है वो आपके लिए होता है जिसका टेस्टिंग हो रहा है, और जो ऑब्लिक नीचे दिया रहता है ना वो होता है उनके लिए जो नॉर्मल स्केल होता है. नीचे देखिए 6/6 है, मतलब कि वही लेटर को जो नीचे वाला सेकंड लास्ट लाइन है 6 मीटर से एक नॉर्मल पर्सन जितना साफ देख सकता है आप भी 6 मीटर से देख रहे हैं. इसका मतलब विजन सही है आपका. एक 6/5 है, मतलब कि नॉर्मल आदमी उसको 5 मीटर से साफ देखेगा, लेकिन आप 6 से देख लीजिएगा, मतलब आपकी विजन उससे भी अच्छी है. तो ये एक पैरामीटर था कि विजन 6/60 या लेस विद द बेस्ट पॉसिबल स्पेक्टिकल्स करेक्शन, कि जो आप 60 मीटर से देख सकता है नॉर्मल आदमी, आप उसको स्पेक्टिकल करेक्शन के बाद भी आप 6 मीटर से साफ देख पाते हैं, तो ये ब्लाइंडनेस में आएगा. ये इसका डेफिनेशन था. उसी को आप फीट में कन्वर्ट कर सकते हैं. WHO ने इसका जो विजन का रखा था 360, यानी आप 3 मीटर से उसको साफ देख पा रहे हैं, लेकिन जो नॉर्मल आदमी उसको 60 मीटर से देख रहा है. कितना डिफरेंस है. तो ये विजन की डेफिनेशन में जो आप याद रखिएगा रखा गया कि वो जो उस चार्ट को उस लेटर्स को इतने मीटर से पढ़ सकते हैं. एक नॉर्मल जो WHO
डेफिनेशन रखी जाए एज पर प्रिवलेंस एंड कंसर्न। उसके हिसाब से ब्लाइंडनेस की जो सबसे बड़ा काउज है वो है आपको कैटरैक्ट, 62.6% इंडिया में भी, और ग्लोबल डाटा भी लगभग कैटरैक्ट को ही सबसे ऊपर ले जा रहा है। सेकंड नंबर पे रिफ्रैक्टिव एरर्स है जो 19.7%। उसके बाद ग्लाकोमा है। ग्लाकोमा आप लोग देख लीजिए, ग्लाकोमा कितना है, ये 5.8%। ये डिफरेंट जो चार्ट आप देख रहे हैं, जो पाई डायग्राम देख रहे हैं, इट शोज अबाउट द व्हाट आर द मेन कॉजेस ऑफ ब्लाइंडनेस, किसकी भागीदारी कितना ज्यादा है। ठीक है, क्या एक्टिविटीज था इस प्रोग्राम में? जो नेशनल ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम था, इसके अंदर एक्टिविटीज थी कि आपको कैटरेक्ट के ऑपरेशंस होंगे, जिनको कैटरेक्ट हो गया है उनको उसको खोज के, सर्च करके, सर्विलेंस के जो पता चलता था उनको ऑपरेट कर देना है। एनजीओस की इन्वॉल्वमेंट करना है। गवर्नमेंट के सेक्टर्स इतने ज्यादा डेवलप नहीं है कि हर जगह इस फैसिलिटीज को प्रोवाइड कर सके, और उसके साथ साथ एनजीओस को जोड़ने की जरूरत है कि डिफरेंट जो सेक्ट है इसको डील कर रहा है उसका इनकॉर्पोरेशन हो। जब तक मास लेवल पे पब्लिक प्राइवेट सबको एक जगह नहीं जोड़िएगा तो किसी भी प्रोग्राम की इफेक्टिविटी में आपको दिक्कत होगी। आईसी एक्टिविटीज हर प्रोग्राम में आएगा, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। उस डिजीज से लेके जो डिजीज आप ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं या फिर आप जो प्रोग्राम चला रहे हैं उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, एजुकेशन है और कम्युनिकेशन है, उसकी इंफॉर्मेशन इकट्ठा कीजिए, लोगों को दीजिए, एजुकेट कीजिए। एजुकेट कैसे कर सकते हैं? डायरेक्ट कम्युनिटी में बता सकते हैं। डिफरेंट जो प्रोग्राम्स हो रहे हैं कम्युनिटी के अंदर, जैसे पंचायती राज के इन्वॉल्वमेंट है, उसमें इसको लाइए। स्कूल हेल्थ में आप जो नाम ब्लाइंडनेस को जोड़िए, उसके चैप्टर्स डालिए, बताइए लोगों को, जबकि हो भी रहा है स्कूल में भी इसको डिटेक्शन के प्रोग्राम्स हो रहे हैं। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये आपको जो मैनेजिंग टीम है उसको अच्छे से डेवलप करना है ताकि डाटा अच्छे से आप बना सकें और उसको फिर एग्जीक्यूट भी कर सकें। स्कूल आई स्क्रीनिंग प्रोग्राम बचपन से ही, अभी आएगा एक डाटा आप देखिएगा, जो विजन आया था उसमें कि 5 से 10% बच्चे जो हैं वो स्कूल में अर्ली एज में 5 से 14 से 15 एज तक में जो है उनको ब्लाइंडनेस या फिर आई इम्प्रूवमेंट की जो है विजन इम्प्रूवमेंट की प्रॉब्लम होती है। तो स्कूल में ही अगर टीचर्स को आपने ट्रेन कर दिया, एक दो टीचर्स को, या उनको प्रोग्राम्स लेके बता दिया वर्कशॉप में किस तरह से ऐसे बच्चों को डिटेक्ट करना है, तो पता चल जाता है अर्ली। तो उसमें सरकार की एक नीति भी है कि बीपीएल के बच्चों को फ्री में फिर उसको आगे कंसल्टेशन करके ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से उसको फिर स्पेक्टिकल्स यानी चश्मा वगैरह प्रोवाइड करना है। तो स्कूल आई स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स भी करने हैं बच्चों को, और दूसरे की एजुकेशन में इसको डालना है। कलेक्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ डोनेटेड आईज, अब तो कई जगह बैंक बन गए हैं, आई डोनेशंस के बैंक बने हुए हैं। तो जो लोग खास के डोनेट करना चाहते हैं, ऐश्वर्या राय का आपने सुना होगा, उसने भी अपनी आई डोनेट कर दी। बहुत सारे लोग हैं जो अवेयरनेस का जो फैलाया गया इसकी वजह से लोग मरने के बाद मेरी आईज ले सकते हैं। इस तरह से बहुत सेलिब्रिटीज एंड लोग भी डोनेट करना शुरू कर दिया। तो बैंक्स लगभग हर राज्य में आई डोनेशन बैंक है या उसके इकट्ठा करने जैसे ब्लड डोनेशन है वो बन गया। कंट्रोल ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी, अब देखिएगा कि पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम में आशा को ही ये प्रोवाइड किया गया। उसके जो डोज है विटामिन ए के, वो गांव-गांव में वो जाके, जैसे बच्चा नया हुआ तो उसको विटामिन ए की डोज की खुराक जो टाइमली पड़नी है इम्यूनाइजेशन के थ्रू, वो जाके उसको देती है, जिससे जो है अर्ली एज में आपके आई जो वो प्रॉब्लम है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन बाय सर्वे, कंटिन्यूअस सर्वे बहुत जरूरी है, प्रोग्राम के शुरू से, प्रोग्राम के मिड में और प्रोग्राम जब खत्म पे जा रहा उस दौरान भी, ताकि उससे जब आप जानेंगे कि स्थिति क्या है उस डिजीज की, तभी जाके सही मेजर्स आप ले पाएंगे और आप इनपुट्स उसमें और ज्यादा ऐड कर सकते हैं या फिर उसके हिसाब से करेक्शन कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए, इन्फॉर्म्ड होना चाहिए कि आपकी स्टेटस क्या है उस डिजीज का वहाँ कम्युनिटी में जिस पे आप काम कर रहे हैं। ठीक है, 5 और 12 के बीच में जो इसका अचीवमेंट्स था, उस अचीवमेंट्स के बारे में एक स्लाइड जो राइट हैंड में आप देख रहे हैं कि टोटल जो कैटरेक्ट ऑपरेशन हुआ 2005 से 2011 में, एनआरएचएम जो पीरियड रहा उसमें 40,40,338, जबकि टारगेट रखा गया था 42 लाख का। लगभग हम लोग 90% के आसपास पहुंच गए इसके टारगेट के आसपास। दूसरा क्या था, आई स्कूल स्क्रीनिंग प्रोग्राम जो हुआ 2005 और 11 जो एनआरएचएम के अंडर, उसमें टारगेट था कि जो स्क्रीनिंग प्रोग्राम है 259 यानी 60 के आसपास 259 लाख होने चाहिए, जिसमें से 164 हम लोग कर पाए। ठीक है, जिसमें से 4.32 लाख जो है चश्मे जो है ना फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किए गए
जो टारगेट था 5.48 लाख का। कॉर्निया कलेक्शन जो था उसी दौरान, उसी पीरियड में 1988 हो पाया, जबकि टारगेट हमारा बहुत ज्यादा था 8100 का। दूसरी आई डिजीज 9 से 10 के आसपास न्यू एक्टिविटी जो है वो, उसको हम लोग देख पाए, उसका जो मैनेज कर पाए वो हम लोग कर पाए 54,323, जबकि टारगेट था 23,570। मतलब कि ये अच्छा खासा, ये हम टारगेट से अबव चले गए, बहुत अच्छी बात है। 230 विजन सेंटर्स डेवलप किए गए इस पूरे 5 से 11 के दौरान। एनआरएचएम का बड़ा रोल रहा, जिसमें एनआरएचएम जो स्टार्ट हुआ था मनमोहन सिंह के दौर में, उसका बड़ा रोल रहा। जो मेन ऑब्जेक्टिव था, जो 12 5 ईयर प्लान इसमें इंक्लूड कर दिया गया था, उसमें मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो ऑनगोइंग प्रोग्राम चल रहा है उसको और ज्यादा स्ट्रेंथन करना है, स्ट्रेटजीज को और एक्टिविटीज को और ज्यादा मतलब कि स्पीड अप करना है। उसमें क्या था, टारगेट रखा गया कि 66 लाख कैटरेक्ट ऑपरेशन पर साल कर लेना है। हर ईयर 66 लाख कैटरेक्ट ऑपरेशन हो जाना है। और जो स्कूल आई स्क्रीनिंग था उसमें 9 लाख फ्री चश्मे को डिस्ट्रीब्यूट करना है पर ईयर। 9 लाख चश्मे को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो बच्चे स्कूल में है, जो सफर कर रहे हैं रिफ्रैक्टिव एरर से, यानी डिसऑर्डर्स जो हो रहे हैं उसको देखने में दिक्कत जो हो रही है उसके हिसाब से। और 50,000 आपको आई जो है हर साल आपको वो कलेक्ट करना है। ठीक है, ये टारगेट रखा गया। दूसरा टारगेट था कि जो अवॉइडेबल ब्लाइंडनेस है, यानी जो ब्लाइंडनेस को हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। अच्छा, ये केराटोप्लास्टी क्या होता है? ये कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन होता है। ठीक है, कि तब जब 50,000 आप आई जब डोनेट करता है तो उसमें क्या करते हैं, कॉर्निया का ट्रांसप्लांटेशन होता है। ऐसा नहीं कि पूरी आई निकाल के वो कर देने, तो आई डोनेशन से वो कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन हो जाता है। जो ब्लॉकेज अवॉइडेबल ब्लाइंडनेस का दूसरा टारगेट था, ऑब्जेक्टिव था इसमें, कि जो वो सारे काउज जिसको हम अवॉइड कर सकते थे, ब्लाइंडनेस में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए था, उसको आइडेंटिफाई करना है और उसको ट्रीटमेंट करना है, चाहे लेवल जो भी हो, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी लेवल आएगा। आप देखिएगा कहाँ कहाँ किस किस लेवल पे आंख की बीमारियों को देखने का सरकार ने एक मॉडल बनाया है। तो उस किसी भी मॉडल पे प्राइमरी जो हेल्थ सेंटर से स्टार्ट होता है वहां से आप स्टार्ट करेंगे और इसको टारगेट करेंगे डिजीज को। ठीक है, उसके बाद जो टारगेट था, जो आपके प्रोग्राम है उसको स्ट्रेंथ करने के लिए क्या था, एक स्लोगन आता है, आई हेल्प फॉर ऑल। और जितनी भी विजुअल इंप्रूवमेंट है उसको प्रिवेंटिव मोड में जाएंगे कि उसको बचाएं हम ज्यादा ज्यादा। और आई केयर सर्विसेज जो है, सर्विस और खासकर क्वालिटी सर्विसेज को इसको डिलीवर करना है हर जगह, हर लोग। ऑल का मत जहाँ पे आएगा, जैसे हेल्प फॉर ऑल था, इसका मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटस, इररिस्पेक्टिव ऑफ द एजुकेशनल स्टेटस, इररिस्पेक्टिव ऑफ द एज या फिर आई मीन की जेंडर की, उसमें कोई फर्क नहीं हो जाएगा। हर आदमी को ये जो इसकी सर्विस है पहुंचनी है। और आप तो देखिएगा कि मोबाइल यूनिट्स होते हैं जो गांव-गांव में अक्सर घूमते रहते हैं, वो आएगा कब कब घूमते हैं उसका भी है कि महीने में कब कब किस दिनों में घूमना चाहिए, उसको और स्ट्रेंथन करना है। जो भी आपके सेंटर है, जैसे रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी हो या फिर वहाँ का मेडिकल कॉलेज हो या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हो या फिर कोई विजन सेंटर्स हो या कोई एनजीओ की तरफ से काम चल रहा है हॉस्पिटल बना के, उनको आपको अपग्रेड करना है और उसके बाद मजबूत करना है। क्योंकि आप देखिएगा नई नई टेक्निक्स आ रही है आंख को देखने की, जो लेटेस्ट टेक्निक आ रही है उसको अपग्रेड करना है और सेंटर में जोड़ना है, ताकि ज्यादा और आई के प्रति जितनी भी लोगों को हम सर्विसेज में बढ़ा सकते हैं। एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमन रिसोर्स को उसमें जोड़ना है, कि जैसे हॉस्पिटल्स है तो पहले जो उसकी दयनीय स्थिति थी, कम से कम पेशेंट हम देख पाते थे या फिर लोगों के लिए सारी सुविधाएं नहीं थी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं थी, उसको भी बढ़ाना है। और साथ में जो इससे रिलेटेड जो आपके डॉक्टर्स हो, नर्सिंग स्टाफ हो या फिर हेल्थ पर्पस वर्कर्स हो, इन सब की रिक्वायरमेंट्स थोड़ी बढ़ा देनी है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम इसको रीच आउट कर सकते हैं। उसके साथ साथ क्या था ऑब्जेक्टिव में, एक कम्युनिटी अवेयरनेस को बढ़ाना है। कम्युनिटी अवेयरनेस किसी में डालना है कि जितने भी प्रिवेंटिव मेजर्स हो सकते हैं आई डिजीज को रोकने में, उस पर ध्यान देना है। जैसे मान लिया मदर को हम एजुकेट करना है कि बच्चा जो है आपका वो हेल्दी हो और उसके आई की प्रॉब्लम ना हो, उससे रिलेटेड जितने भी न्यूनेटल केयर्स हैं वो सब सारी चीजें बताना है, घर ही पे होम केयर भी बताना है उसको। एंड इंक्रीज एंड एक्सपेंड रिसर्च,
कंटिन्यूअस रिसर्च होना है, क्योंकि इसमें देखिए सेंटर्स तो साथ साथ हैं ही, मेडिकल कॉलेज को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया है, तो वहाँ पे लगातार अगर जब तक रिसर्च नहीं होगा तब तक आप नई टेक्निक्स नहीं ला सकते हैं। लोगों की हर एरिया की अलग अलग प्रॉब्लम होती है, तो उसको आप ज्यादा रोक नहीं सकते हैं। और इस चीज का ध्यान देना है कि जितनी भी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं या फिर प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स हैं या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है या प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट बढ़ाना है। इन प्लान्स को यानी ऑब्जेक्टिव्स को करने के लिए जो फीचर्स थे उसको अचीव करने के लिए जो टारगेट्स था, वो टारगेट ये था कि आपको कंटिन्यूअस एम्फेसिस देना है फ्री कैटरेक्ट स्ट्रेटजीज पे, चाहे गवर्नमेंट हो या एनजीओ हो या प्राइवेट प्रैक्टिशनर हो, उनको जोड़ के कि कैटरेक्ट्स को पूरा खत्म कर देना है, चाहे जैसे भी हो, उस पर ध्यान देना है। कंप्रेहेंसिव आई प्रोग्राम्स पे आपको ध्यान देना है कि डायबिटीज के अलावा जैसे मान लिया कि डायबिटिक न्यूरोपैथी वगैरह हो जाती है और या फिर दूसरे कॉजेज हो जाते हैं, इन सब पे ध्यान देना है, उनको अलग करना है, एक्सक्लूड करना है, अलग उस हिसाब से उसके प्लान्स बनाने हैं कि किस तरह से इसको हम कम कर सकते हैं, या फिर जो भी आपकी कोमॉर्बिडिटीज वाली चीजें होती हैं उसको भी कंट्रोल में लाना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा हम आई की कुछ प्रॉब्लम डायरेक्ट होती है, कुछ जो है दूसरे ऑर्गन्स या बॉडी की दूसरी वजहों से भी होती है, या फिर उसके आउटसाइड काउज हो सकते हैं, बाहर वाले इन्वायरमेंट काउज होते हैं, उसको भी रिड्यूस करना है। पूरी तरह से हर चीज पे ध्यान दे के उसको कम करना है। रिडक्शन इन द ब्लॉकेज ऑफ ब्लाइंड पर्सन एबव 50 इयर्स, इसको स्क्रीनिंग बहुत ज्यादा बढ़ा देनी है कि स्क्रीनिंग से पता चलता है कितने लोग ब्लाइंड है या लगभग होने वाले हैं, या एज फैक्टर जितना 50 ईयर है उससे एबव के लोग हैं उसमें स्क्रीनिंग ज्यादा कर देना, ताकि आपको पता चल जाएगा। स्क्रीनिंग एंड ट्रीटमेंट ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर्स, इसमें एक स्कूल का प्रोग्राम है कि स्कूल में टीचर को थोड़ा सा ट्रेन कर दीजिए ताकि वो पता लगा ले बच्चों में जिसको भी दिक्कत हो रही है, और उसको जो है वो रिपोर्ट करे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को, फिर जाके उसको आगे अगर बीपीएल है तो उसको फ्री में चश्मा मिलेगा, अगर थोड़ा वेल टू डू फैमिली है तो उनको बता देंगे कि इसको चश्मे की जरूरत है। और जितने भी एरिया छूट रहे हैं अन डिजर्व्ड एरिया, जैसे कभी स्लम्स नहीं जा पाते हम लोग या बहुत सुदूर इलाके में, उसको भी अगर मान लिया गवर्नमेंट की सर्विसेज नहीं है तो प्राइवेट में जो डॉक्टर्स हैं उसको एक टारगेट दे दिया कि आपको इन लोगों को रिपोर्ट करना है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, या इस तरह के जितने भी केस आ रहे हैं आप रेफर कीजिए उसको। इस तरह से हम लोग पता कर सकते हैं। तो कंटिन्यूअस इन सारी चीजों के साथ हमारी जो कैपेसिटी बिल्डिंग है उसको भी बढ़ाए रखना है। कैपेसिटी बिल्डिंग दो तरह से हो सकता है कि एक तो जो लोग हमारे यहाँ ऑलरेडी हेल्थ सेक्टर में काम कर रहे हैं आई से लेके, उनको लगातार उनके नॉलेज को इम्प्रूव करना है, स्किल्स को बढ़ाना है, ऑपरेटिंग जो उसके स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाना है, उसके साथ साथ ह्यूमन रिक्रूटमेंट भी करना है, कैपेसिटी भी बढ़ानी है, यानी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को बढ़ानी है। आईसी एक्टिविटीज हमने कहा कि कंटिन्यूअस कम्युनिटी में चलना है, अवेयरनेस का कि किस तरह से आंख से जुड़ी चीजों से आप बच सकते हैं और किस तरह से इनको और रिड्यूस कर सकते हैं। अगेन द रीजनल इंस्टीट्यूट्स एंड मेडिकल कॉलेजेस जो भी है उसको फेज मैनर में उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी बढ़ाते चले जाना है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स अपग्रेड करना है, पिछले 10 साल में बहुत ज्यादा अपग्रेडेशन हो गए, जो कि ज्यादातर प्रोग्राम्स जो होते हैं नेशनल प्रोग्राम्स उसके सेंटर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स ही होते हैं, तो डिफरेंट लेवल के उसमें जो है एक्सपर्ट्स को भेजा जा रहा है, आई का अलग सेंटर्स बनाया जा रहा है, हर पीएससी पे विजन सेंटर्स बनाना है, और दूसरे मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स मोबाइल ऑप्थेल्मिक यूनिट फॉर बेसिक मेडिकल इंटरेक्शन। अब देखिए गांव घर में जो है वो माइक से प्रचार होगा कि कैंप लगने वाला है, ऑपरेशन कैंप लगने वाला है, आई का जांच होने वाला है, ये सब जो है पॉलिसी का हिस्सा है। इन पॉलिसी के थ्रू ही आप वहां पहुंच सकते हैं। इन पॉलिसी को चलाने के लिए दो चीज होती है, एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव होती है, एडमिनिस्ट्रेशन का एक पूरा वो होता है कि कहाँ कहाँ कौन इसको देख रहा है, दूसरी चीज होती है इसकी रेफरल सिस्टम। ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेशन प्लान होता है उसमें सबसे टॉप पे बैठे हुए सेंटर वाले, जिसमें सेक्रेटरी लेवल के लोग होते हैं, उसका एक ऑप्थेल्मोलॉजी सेक्शन होता है, उस सेक्शन में होता है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज डीजीएचएस, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो न्यू दिल्ली है वो सेंट्रली इस चीज को देखता है, पैसा वहीं से आना है। स्टेट लेवल पे जो होता है वो स्टेट ऑप्थेल्मिक सेल होता है, डायरेक्टरेट्स ऑफ हेल्थ सर्विसेज जो स्टेट लेवल पे हो अपने जो डायरेक्टर्स होते हैं वो अलग होता है। स्टेट हेल्थ सोसाइटी होती है जो अपने बिहार में बनी हुई है, वो डायरेक्ट इस प्रोग्राम को देखती है। फिर आप डिस्ट्रिक्ट पे जाइएगा तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपको वहां जाइएगा तो वहां पे डिस्ट्रिक्ट ब्लाइंडनेस कंट्रोल सोसाइटी होती है। कई बार क्वेश्चन इस तरह से वाइवा में पूछे गए या पूछ लेते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है और रेफरल सिस्टम है वो क्या है, इसमें नेशनल कंट्रोल ब्लाइंडनेस प्रोग्राम जो होता है इसमें क्या है, उसको बताना पड़ेगा आपको। और दूसरे जो आपको हेल्थ सेक्टर का लेवल होता है, सबसे जो बेसिक लेवल होता है वो प्राइमरी लेवल होता है, जिसमें आपको डिस्ट्रिक्ट से भी नीचे यानी कि आपको चले जाइएगा तो तालुका लेवल पे कुछ
सेंटर्स होते हैं, PSC CSC हुआ जाता है, मोबाइल ऑप्थेल्मिक यूनिट जो बार बार घूम घूम के लोगों को गांव टू गांव सर्विस देती है, अपग्रेडेड PHC होता है, पब्लिक हेल्थ सर्विस होता है। और जो पंचायत, जो आपका जो 3 लेयर सिस्टम है भारत में हेल्थ का, उसमें जो सबसे बेसिक लेयर सिस्टम है 3rd लेयर पे, वो पंचायत आता है, पंचायती राज वाला। गांधी जी का सपना था कि हेल्थ की जितनी भी डिलीवरी गांव में हो, वो गांव के लोग खुद ही उसको हैंडल करें। जो पंचायत सिस्टम है इसलिए लाया गया है, इसलिए नहीं कि नेता पैदा करना है हमको, कि जो बेसिक सरकार की नीड्स है उसको और मतलब ग्राउंड लेवल पे, ग्राउंड रूट लेवल पे पहुंचाया जाए। उसके पंचायती सिस्टम को ऐड किया गया उसमें, कि खास के हेल्थ और एजुकेशन की चीजें जो है उसको डिसेंट्रलाइज करके लोगों के हाथ में आती है। दूसरा लेवल आता है सेकेंडरी लेवल, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में होते हैं, या फिर बड़े NGO के आई हॉस्पिटल होते हैं डिस्ट्रिक्ट में। और फिर उसके बाद टर्शरी लेवल में आपको जो है या तो रीजनल इंस्टीट्यूट होगा, कई डिस्ट्रिक्ट्स मिला के एक बड़ा सा कोई हॉस्पिटल होता है 2-4 डिस्ट्रिक्ट मिला के, या हर डिस्ट्रिक्ट में कहीं कहीं हो जाए वो अलग है। कहीं पे एक्सीलेंस सेंटर होता है आई का, जैसे अलीगढ़ में है, आई के अलग हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट के भी है, गवर्नमेंट के भी। आपके यहाँ भी आई का हॉस्पिटल है राजेंद्र नगर में, पटना में। और उससे आगे फिर आप मेडिकल कॉलेज जो है, 3 लेवल पे जाके आपको देखा जाता है उसको। तो एडमिनिस्ट्रेशन और लेवल दोनों था इसमें। एक जो आई को के प्रॉब्लम्स को लेके जो सबसे बड़ी बड़ा जो सबसे बड़ा बिग जो है इनिशिएटिव आया, वो आया विजन 2020। इस विजन को जब लॉन्च किया गया, तो इस विजन के थ्रू 2 टारगेट रखे गए। एक तो डिजीज इसकी रखी गई जिसमें कैटरेक्ट मेन था, रिफ्रैक्टिव एरर मेन था, और दूसरे उसको अचीव करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना था। ठीक है, तो इसमें 4 लेवल पे 4 इसके ऑब्जेक्टिव्स रखे गए। पहला ऑब्जेक्टिव था कि विजन सेंटर जो 20,000, मतलब कि जो ये विजन 2020 था, एक ग्लोबल विजन था जिसमें स्लोगन दिया राइट टू साइट, ये हर आदमी को हक है कि सही से देखे। उसके लिए जो है ना 4 लेयर पे बात रखी गई कि किस तरह से हम इसको अचीव कर पाएंगे। एक था कि भारत ने उसी में देश, एक ग्लोबल विजन होता है, उसको हर देश अपने जगह अडॉप्ट करता है। उसमें था कि 20,000 विजन सेंटर्स होंगे भारत में। सर्विस सेंटर्स जो होंगे वो होंगे आपके 2000 के आसपास। ट्रेनिंग सेंटर्स होंगे आपको 200, और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जिसको COE लिखा वो 20 होंगे, यानी 20,000, 2000, 200 और 20। ये 4 लेवल पे रखे गए। ठीक है, 4 ऑब्जेक्टिव्स रखे गए 3 लेवल पे। पहला लेवल जिसपे आपको विजन सेंटर से वो प्राइमरी लेवल पे खुल रहा है। ठीक है, उसमें था कि रिफ्रैक्शन एंड प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ग्लासेस, एकदम बिल्कुल गांव में PSC लेवल पे जो चीजें दी जाएगी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पे दिए गए। प्राइमरी आई केयर्स होगा, जो प्रॉब्लम से वही देखना है। स्कूल आई स्क्रीनिंग है, स्कूल में स्क्रीन कर लेना है कैंप लगा के, या जिस तरह से भी स्क्रीनिंग एंड रेफरल सर्विसेज वहां से आगे भेजना है। दूसरा था सर्विस सेंटर जो है, उसके 200 जो सर्विस सेंटर्स थे, उस सर्विस सेंटर्स में जो आपको टारगेट रखा है कैटरेक्ट की सर्जरी हो जाए। ठीक है, अदर जो कॉमन आई प्रॉब्लम्स है उसको देख लिया जाए, रिफ्रैक्शन एरर के लिए जो फैसिलिटीज है वो दिया जाए, और रेफरल सर्विस आगे उसको अगर बड़ा कोई मामला है तो आगे रेफर कर दिया जाए। उसके बाद ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए गए, जो इससे रूटे ट्रेनिंग में जो स्टाफ नीचे सेकेंडरी लेवल पे और जो है वो प्राइमरी लेवल पे डील कर रहे हैं उनको ट्रेन किया जाए। तो उसमें लगातार उसकी हैंड्स ऑन ट्रेनिंग और साथ साथ में उसकी CME यानी कंटिन्यूड मेडिकल एजुकेशन, उससे रिलेटेड जो रिसर्च आया उस रिसर्च को उनको शेयर किया जाए। और टॉप पे था वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, वो जो स्टेट लेवल पे या फिर रीजनल लेवल पे बनता है, कि वहाँ पे पॉलिसीज बनती है, प्रोफेशनल लीडरशिप, स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट होता है, CME के प्लान्स वगैरह सारे वही डिस्कस हो गए। और जितनी भी क्वालिटी एश्योरेंस है या रिसर्च के लेवल की चीजें हैं उनका इनकॉर्पोरेशन और रिसर्च का, ये 3 लेवल पे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी लेवल पे 4 स्ट्रेटजीज रखी गई विजन 2020 में। इसमें टारगेट था कि 2020 तक हम पूरी तरह से अचीव कर लेंगे, कि इम्प्लीमेंट जो है उसको लेवल जो था कि 0.3% तक ले आना है, उसको अचीव करने का टारगेट था। उसमें 2 बड़े फैक्टर्स थे, पहला था स्कूल आई स्क्रीनिंग प्रोग्राम और दूसरा था कलेक्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ डोनेटेड आईज। इस दोनों प्रोग्राम्स को रखा गया इसमें। उसमें ये था कि स्कूल में जो है 6 से 7% बच्चे 14 साल की 10 से 14 साल की एज में वो आई की प्रॉब्लम उनको होती है। उसको क्या करना था कि जितने भी ट्रेन टीचर हैं उसको बताते हैं टीचर्स को किस तरह से आप ऐसे लोगों को, बच्चों को डिटेक्ट कर पाएंगे। उनको डिटेक्ट करना था, अगर कोई सस्पेक्टेड है तो उसको फिर आगे ऑप्थेल्मिक जो डॉक्टर है आंख से जुड़े हुए उनको दिखाना था, और वो डॉक्टर फिर उसको आगे जरूरत पड़ेगी अगर चश्मा लगाने की तो वो देंगे।
और अगर कोई बीपीएल फैमिली से बिलो पॉवर्टी लाइन है तो उसको फ्री में ये एडवाइस किया जाता था। दूसरा था कलेक्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ डोनेटेड आई, जो वो मिलता है, जो लोग डोनेट कर रहे हैं उसको कलेक्ट करना है और फिर जो भी नीडी है उसको यूटिलाइज करना है। 2015-16 का सर्वे है कि 24,510 आई जो डोनेट किया गया उसको कलेक्ट किया गया और कॉर्नियल इम्प्लांटेशन किया गया। इसमें जो है हॉस्पिटल में एक प्रोग्राम चलाया जाता है कि वहां से खास के वो लोग जिनकी आंख खराब हो जाती है, वो जिनको आंख डोनेशन की जरूरत होती है, उनको और उनके आसपास जो रिलेटिव्स होते हैं, दोस्त होते हैं या जो उनके अटेंडेंट्स होते हैं, उनको बताया जाता है कि आपके आंख की जरूरत है आपके क्लाइंट को या पेशेंट को, इनको कहाँ से मिलेगा जब तक डोनेट कोई नहीं करेगा। इसलिए आप लोग भी कोशिश करें डोनेशन की बात करें। तो लोग मरने पहले ही वो रजिस्टर कर लेते हैं, मरते ही ठीक उनकी जो आईज निकाल ली जाती है। इसमें क्या था कि आई डोनेशंस के जो फोर्टनाइटली 15 दिन पे कैंपिंग होती है, उस कैंप जो 25 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक होती है साल में, ठीक है, और फिर वहां से वो कलेक्ट करके और बैंक में प्रिजर्व किया जाता है। अगर किसी को तुरंत रिप्लेस करना है तो वो हो जाता है, बाकी उसको रिजर्व कर लिया जाता है। इसमें जो लीडिंग स्टेट है गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश है, जहाँ ये सर्विसेज ज्यादा अच्छी चल रही है। कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जैसे लायन इंटरनेशनल या रोटरी इंटरनेशनल, एनएसबीपी, और इसकी जितनी भी ब्रांचेज है इसको भी इसकी परमिशन होती है, लेकिन जरूरत होती है कि जो उस स्टेट से जहाँ ये फंक्शनिंग कर रहे हैं वहां से ये परमिशन ले ले। और इन सारे प्रोग्राम्स के बीच जो सबसे बड़ी बात होती है वो होती है कि कम्युनिटी हेल्थ एजुकेशन। उनको पहले से लोगों को एजुकेट करना है कि आप रेगुलर चेकअप करें अगर कोई प्रॉब्लम आपकी आ रही है, और दूसरे बच्चों को विटामिन ए की प्रोफाइलैक्सिस डोज टाइम से देनी है। और देखिएगा कि आप कई लेवल पे उनको क्या कहते हैं कि बच्चों को दिया जाता है, और ये आशा वगैरह जो है उसी के थ्रू सप्लाई कर दिया जाता है। उनको इस तरह से ट्रेन किया जाता है कि वो लोग खुद ही जो डिलीवरी के रिकॉर्ड्स होते हैं वहां जाके वो बताते हैं। उसके बाद डब्ल्यूएचओ असिस्टेंस, 2-4 मिनट और लगेंगे। डब्ल्यूएचओ असिस्टेंस, डब्ल्यूएचओ कई चीजों में असिस्टेंट करता है, ठीक है। ये इंट्रा कंट्री फेलोशिप होती है कि कोई कंट्री में अगर अच्छा प्रोग्राम चल रहा है तो वहां जाके अटेंड कर ले या उनके थ्रू अपने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर शुरू कर दें, ठीक है। विट्रो रेटिनल सर्जरी, उसके बारे में वो ट्रेन करते हैं लोगों को, ठीक है। ऑप्थेल्मिक या पीडियाट्रिक सर्जरी जो होती है, वो जो पायलट सर्वे बच्चों के लिए लेके अगर कोई प्रोग्राम चल रहा है उसको ट्रेनिंग, उसकी मैनेजमेंट प्रोग्राम के डब्ल्यूएचओ बड़े लेवल पे इनिशिएटिव जो वर्ल्ड में होती है उसको इनकॉर्पोरेट करके सारे जो मेंबर स्टेट्स हैं, देश हैं, उनको वो सारी टेक्नोलॉजी की ट्रांसफर करते हैं। देखिए ग्लोबल भी जो विजन था 2020 का, अगर उस विजन में हम अगर उस विजन को नहीं अडॉप्ट करते हैं तो ऊपर वाली रेड वाली जो लाइन आप देख रहे हैं 2020 तक आपका इस तरह से जो है आपको आई की प्रॉब्लम, ब्लाइंडनेस बढ़ती। अगर उसको हम अडॉप्ट करते हैं, जो अडॉप्ट किया गया, जो उस वक्त टारगेट रखा गया था, अडॉप्ट किया तो घट के कितना कम आ गया, यानी कि 20 के आसपास या 100 मिलियन लोगों को हम उससे जो है वो ब्लाइंडनेस जो होनी थी, यानी जो उनको ब्लाइंड होना था, उनको हम बचा पाए इस इनिशिएटिव के थ्रू। इसमें जो मेन था, जो बड़ी डिजीज थी उसमें कैटरेक्ट था, चाइल्डहुड ब्लाइंडनेस था, रिफ्रैक्टिव एरर्स जो है ना वो खास के बहुत बड़ा उसका हाथ था, कॉर्नियल ब्लाइंडनेस, डायबिटिक रेटिनोपैथी, ग्लाकोमा, ट्रैकोमा, इन सारी चीजों को रखा गया था। 45 मिलियन ब्लाइंडनेस जो है, मिलियन ब्लाइंड लोग जो है वो लास्ट का एनालिसिस वो 2010 का आपने देखा था, जिसमें से सबसे बड़ा कारण क्या है आपको, कैटरेक्ट एंड रिफ्रैक्टिव एरर्स, यानी अकेले 50 मिलियन में से 25 मिलियन अकेले आपको कैटरेक्ट है और रिफ्रैक्टिव एरर्स, एक बड़ा हिस्सा जो है आपका, यही दोनों को मेन टारगेट किया गया, जिसको आप इजीली से मैनेज कर सकते हैं अगर प्रिवेंटिव मेजर्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक इनिशिएटिव हुई थी जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली थी, जनेवा में हुई थी मई 2013 में, जब ये लॉन्च किया गया था यूनिवर्सल आई हेल्थ, ग्लोबल यूनिवर्सल आई हेल्थ लॉन्च किया गया 2013 में, असेंबली हुई थी डब्ल्यूएचओ की। 2014-19 करके एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, वो उसी की पिक्चर है आपके सामने। इसमें एम्फेसिस दिया गया था कि जो यूनिवर्सल एक्सेस है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी दुनिया में हो रही है, गांव-गांव रीच हो, नेशनल प्लान्स बने, एविडेंस बेस्ड, मतलब कि जहाँ पे जो इफेक्टिविटी है उसको हर जगह लागू किया जा सके, बड़े लेवल पे फंडिंग हो, इंटरनेशनल पार्टनरशिप हो, इंटीग्रेशन हो आपस में प्राइवेट गवर्नमेंट सबका। उसके 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स थे। ऑन कंक्लूडिंग रिमार्क आई वुड लाइक टू से दैट पहली चीज क्या थी, ऑब्जेक्टिव जो था यूनिवर्सल आई हेल्थ का, sometimes the question are being asked what was the objective of the universal eye health being launched in 2014-2019। उसमें आपके 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला था एविडेंस बेस्ड एडवोकेसी, मतलब कि
वो ट्रीटमेंट प्लान, वो सारी चीजें इनकॉर्पोरेट करनी है आपको जिसके सबूत है या फिर जो रिसर्च में आ चुका है। दूसरा था हेल्थ सिस्टम अप्रोच फॉर स्ट्रेंथनिंग कंप्रेहेंसिव आई केयर, यानी पूरे उसको जो है आपका गांव से, इसमें जो क्या हुआ था कि आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल्स और पंचायत लेवल नीचे तक स्टीम बनाई गई थी कि वही जो आपका क्या कहते हैं कि हॉरिजॉन्टल प्लान्स था उसको लाया गया इसमें। ऑब्जेक्टिव था मल्टी सेक्टरल एंगेजमेंट एंड इफेक्टिव पार्टनरशिप। आपको सिर्फ गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट से प्रोवाइड कर पाएंगे ये सारी चीजें नहीं, सबको, प्राइवेट एनजीओज को, प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स को, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को, सबको इसमें जोड़ना था। तो दो चीज इसमें अक्सर आपको पूछेंगे, एक तो विजन 2020 राइट टू साइट, और दूसरा था यूनिवर्सल आई हेल्थ। तो उसके क्या ऑब्जेक्टिव थे, कब लॉन्च हुआ, किसके थ्रू लॉन्च हुआ, उसके क्या, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको जवाब देने हैं इसमें। Indicators to measure the program at the national level, the last slide is being going to deliver over here कि इसके जो indicators क्या थे, जो आपने अभी देखा ना कि जो ग्लोबल जो आपको ये